Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss section 7, 8 and 9 of TPA, Transfer of Property Act 1882. So if you like my channel and if you got some help from my channel, तो please इसको grow करने में मेरी help करें और इसको like, subscribe and share ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि जो भी प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे पाऊँ, ताकि आपको प्लेलिस्ट कहीं ढूंढनी ना पड़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, टीपीए की। देखिए, जिसमें सेक्शन 7 और 9 तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सेक्शन 8 जो है उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मतलब टाइम शायद ना लगे अगर समझ में आ जाएगा मेरे समझाने के तरीके से। तो चलिए, सेक्शन 7 जो है वो बात करता है आपका कि पर्सन्स कम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, मतलब ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करने के लिए कम्पिटेंट होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, जो कि ट्रांसफ़र अगर करेंगे तो उस ट्रांसफ़र को वैलिड माना जाएगा। तो देखिए, ये जो इटैलिक्स में मैंने लिखा है, ये मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है। मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ उनके लिए कि जिनके पास में बुक वगैरह नहीं है, या आपको बेयर एक्ट कहीं ढूंढना पड़ेगा बेयर एक्ट में से। मैं एक बार बस रीडिंग कर देती हूँ, फिर मैं इसको अपने तरीके से आपको समझाऊंगी। Every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in parts, and either absolutely or conditionally, in the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। तो देखिए, ये तो सिर्फ बेयर एक्ट की लैंग्वेज थी। अब जो भी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, मैंने इसको तोड़ के समझने की कोशिश की है ताकि मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ। तो अभी बात करते हैं हम कि पर्सन्स आपके कौन से पर्सन कम्पिटेंट होंगे। तो ऐसे कोई भी बेयर एक्ट क्या कहता है कि जो आपका कोई भी पर्सन आपका कम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो भी पर्सन आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट है, वो पर्सन आपका ट्रांसफ़र करने के लिए भी कम्पिटेंट होगा। फाइन। तो कौन कौन से पर्सन आपके कम्पिटेंट होते हैं, जैसे जो साउंड माइंड के होते हैं, जो कि मेजर होते हैं। फाइन। जो कि डिस्क्वालीफाइड नहीं है, मतलब किसी भी लॉ के ज़रिए उन्हें डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया हो, ये सारे लोग जो हैं वो आपके क्या होते हैं, कम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए भी कम्पिटेंट होंगे। ठीक है ना। तो दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई कि भाई पर्सन आपका कम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दूसरी बात कि वो आपका एंटाइटल्ड होना चाहिए, ऐसा कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है ना, जो कि आपका कम्पिटेंट होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका या तो एंटाइटल्ड होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के लिए, मतलब जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो उसके पास में होना चाहिए। टाइटल का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओनरशिप प्रॉपर्टी की उसके पास में होनी चाहिए। फाइन। तीसरी बात कि मान लीजिए उसके पास में प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, बट वो ऑथराइज्ड है उस प्रॉपर्टी को, उस ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी आपका वो पर्सन आपका कम्पिटेंट होगा ट्रांसफ़र करने के लिए। फाइन। अब ये जो ट्रांसफ़र है वो होली भी हो सकता है और पार्टली भी हो सकता है। होली मतलब पूरी तरीके से भी हो सकता है और पार्ट्स में भी हो सकता है। एब्सोल्युटली भी हो सकता है और कंडीशनली भी हो सकता है। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरी के फेवर में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और कंडीशनली मतलब कुछ कंडीशंस लगा के भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि कई बार जो आपका सेक्शन 10 और 11 है वो यही बात करता है कि कौन सी कंडीशंस आपकी वैलिड होंगी और कौन सी कंडीशंस आपकी वॉइड होंगी ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में और उस एक्सटेंट में और उस तरीके से जो कि आपका लॉ प्रिस्क्राइब करता है, लॉ अलाउ करता है और प्रिस्क्राइब करता है। फाइन। मतलब किसी भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, किसी भी ऐसे तरीके से, फाइन, जिस तरीके से आपका लॉ जो है वो अलाउ करता है, और या लॉ ने मेंशन किया है कि भाई इस तरीके से ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो ट्रांसफ़र उस तरीके से होगा। फाइन। अब हम बात करेंगे सेक्शन 8 की। तो सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र की बात करता है। तो सेक्शन 8 जो है वो क्या कहता है फ्रेंड्स, कि सेक्शन 8 कहता है कि
जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना, तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है ट्रांसफरर के ज़रिए, बल्कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लीगल इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट जो है वो भी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे समझिए कि ए है और बी है, ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करी, तो ये यहाँ पर उसने क्या करा कि सिर्फ आप अपना इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, ए ने सिर्फ इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र नहीं किया है, बल्कि ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लीगल इंसिडेंट्स होंगे वो भी ट्रांसफ़र, उन उसका लीगल इंसिडेंट्स जो होंगे उनमें जो इंटरेस्ट होता है वो भी ट्रांसफरी के फेवर में जाता है। फाइन। तो इसी को किस तरीके से बेयर एक्ट में लिखा है और किस तरीके से आप समझेंगे और लीगल इंसिडेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बेयर एक्ट में क्या लिखा है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड। मतलब जो भी बात अब हम नीचे करने वाले हैं ना, जो भी बात अब हम नीचे बताएंगे आपको, उसमें क्या कंडीशन लगी है कि जब तक कोई इंटेंशन, ठीक है, कोई एक्सप्रेस इंटेंशन या कोई इम्प्लाइड, कोई नेसेसरी जो बोलते नहीं इंटेंशन इम्प्लाइड फॉर्म में नहीं है, तब उसके बाद क्या होगा। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी जब भी आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के फेवर में, तो उसके सिर्फ इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो उसमें क्या है, उसमें कोई एक्सप्रेस मतलब कोई बोलते नहीं है, उस ट्रांसफ़र के पीछे जो भी इंटेंशन है कोई डिफरेंट इंटेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्सप्रेस फॉर्म में हो चाहे इम्प्लाइड फॉर्म में नहीं, इम्प्लाइड फॉर्म में हो, तभी ये आपका सेक्शन लगेगा। तो अब ये सेक्शन क्या बात करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पासिस फॉर विथो टू ट्रांसफर ऑल द इंटरेस्ट। क्या बात करता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है, जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफरी जो है ना, उसको क्या है, सारा प्रॉपर्टी का जो भी इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र करता है। जैसे ए है, ए कोई प्रॉपर्टी अगर बी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी में जो भी इंटरेस्ट है वो आपका बी को ट्रांसफ़र करेगा। विच द ट्रांसफरर इज़ देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी। और ये पता होना चाहिए कि जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफरर ने जो प्रॉपर्टी आपका बी को ट्रांसफ़र करी है, ट्रांसफरर ने जो भी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करी है, मतलब ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र की है, तो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया है। और कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया है, जो वो कैपेबल था ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब भाई जो उसके पास में इंटरेस्ट होगा, जो भी उसके प्रॉपर्टी में जो राइट्स होंगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी, जो भी इंटरेस्ट उसका प्रॉपर्टी में होगा, वही तो ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड इन दी लीगल इंसिडेंट्स देयर ऑफ, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टी में क्या करा उसने, इंटरेस्ट तो ट्रांसफ़र करा ही करा, साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लीगल इंसिडेंट्स है ना उनको भी ट्रांसफ़र कर देता है। फाइन। तो ये ध्यान रखिएगा, लीगल इंसिडेंट्स क्या होता है, लीगल इंसिडेंट्स का मतलब होता है वो सारी चीज़, ठीक है ना, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, मतलब जो विच बिलोंग्स टू प्रॉपर्टी, मतलब जो उस प्रॉपर्टी की होती हैं वो सारी चीज़ें, या हम कह सकते हैं बाय वे ऑफ नेसेसरी कंसिक्वेंस, मतलब उसका एक ज़रूरी पार्ट होने की वजह से। या हम कह सकते हैं कि लीगल इंसिडेंट्स क्या होंगे, लीगल इंसिडेंट्स आपकी वो सारी चीज़ें होंगी जो कि नेसेसरली उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, नेसेसरली उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये, सॉरी, हाँ, मान लीजिए आपका कोई ये प्लॉट है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, लैंड है, ठीक है। इस लैंड में आपका मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पेड़ है, ठीक है ना, ये कोई आपका पेड़ है। फाइन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये पेड़ है, ये आपका ट्रांसफ़र कर दिया, देखिए नहीं, ये आपका ये पेड़ हो गया। यहाँ पर यहाँ कोई घर बना हुआ है, ठीक है ना, ये घर बना हुआ है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई पोल है, ठीक है ना, खंबा है। तो जब ये सारी चीज़ें कहाँ की, इस लैंड के ऊपर है, किसके, इस लैंड के ऊपर है जो आपने ट्रांसफ़र करा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मैंने लैंड ट्रांसफ़र करा, ये पेड़ नहीं दिया आपको, ये घर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पोल मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, जब आपने लैंड ट्रांसफ़र करा तो उसके हाथ में ये पोल भी ट्रांसफ़र होएगा, घर भी ट्रांसफ़र होएगा, और ये आपका क्या होगा, ये पेड़ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी में जो चीज़ें हैं, जो उस प्रॉपर्टी की हैं, वो आप
उसमें कंडीशन नहीं लगा सकते कि ये हम नहीं देंगे। तो क्या कहता है ये कि जब तक कोई डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर्म में नहीं मेंशन की गई है ट्रांसफरर के ज़रिए, तब तक ये माना जाएगा कि ट्रांसफरर जो है वो अपनी सारी, जब प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करता है तो वो इंटरेस्ट के साथ साथ, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करता है जो कि वो कैपेबल होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। और उसके साथ साथ में वो जो भी लीगल इंसिडेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी ट्रांसफ़र करता है। और लीगल इंसिडेंट्स क्या होते हैं? लीगल इंसिडेंट्स कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि नेसेसरली उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। फाइन। अब हम बात करते हैं कि लीगल इंसिडेंट्स जो हैं वो होते क्या क्या है। तो देखिए, लीगल इंसिडेंट्स हम अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे कि किसके केस में लीगल इंसिडेंट्स क्या हो सकता है। मान लीजिए आपका कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जा रही है वो क्या है? लैंड है। क्या है? लैंड है। तो उससे रिलेटेड लीगल इंसिडेंट्स क्या हो सकते हैं कि जो भी ईजमेंट उस लैंड से अटैच्ड है, मतलब जो भी ईजमेंट राइट्स उस लैंड से अटैच्ड है वो आपका लीगल इंसिडेंस हो जाएगा, वो भी ट्रांसफ़र होएगा। साथ साथ में आपका ट्रांसफ़र के बाद, आफ्टर द ट्रांसफ़र, जो भी रेंट उस लैंड से मिल रहा है, जो भी रेंट मिल रहा है, ठीक है ना, या जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी ट्रांसफ़र होगा। मतलब ट्रांसफ़र के बाद ट्रांसफ़रर ये नहीं कह सकता कि भाई लैंड तो मैंने आपको दे दिया है पर उससे जो रेंट और प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं रखूँगा, या जो उसका ईजमेंट राइट है वो मेरे पास रहेगा। ऐसा नहीं होगा। जब ट्रांसफ़रर ने ट्रांसफ़री को कोई लैंड दे दिया तो उस लैंड से रिलेटेड जो भी ईजमेंट राइट्स होंगे, ठीक है ना, जो भी रेंट हो रहा है ट्रांसफ़र के बाद, जो भी रेंट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा वो ट्रांसफ़री के पास में जाएगा। इसी के साथ साथ में जो भी थिंग्स उस अर्थ से अटैच्ड है, मतलब उस लैंड से अटैच्ड है, वो भी ट्रांसफ़री के पास जाएगा। अब बात करते हैं अब कि अगर जो ट्रांसफ़र की जा रही है, जो मतलब आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, वो कोई मशीनरी है। क्या है? कोई मशीनरी है। तो उस मशीनरी के जितने भी मूवेबल और रिमूवेबल पार्ट्स होंगे ना, जो कि उस मशीनरी को चलाने के लिए एसेंशियल है या उसको यूज़ करने के लिए एसेंशियल है, वो आपके ट्रांसफ़र होंगे। ऐसा नहीं कि आपने किसी मशीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम उसका कुछ नट बोल्ट निकाल दिया या कुछ उसका मेन पार्ट निकाल लिया या कोई भी पार्ट ऐसा निकाल लिया कि चाहे वो ज़रूरी है या नहीं है। तो अगर आपने ऐसा किया तो भी वो सही नहीं है। सही क्या है कि आपने मशीनरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके कंप्लीट एसेसरीज़ जो भी उसके लिए ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र करोगे। अब हम बात करते हैं तीसरा कि अगर मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो प्रॉपर्टी है कोई हाउस। क्या है? हाउस। फाइन। तो उस हाउस से रिलेटेड लीगल इंसिडेंट्स क्या क्या होंगे आपके कि जो भी ईजमेंट उस हाउस से अटैच्ड है, ठीक है ना, ईजमेंट राइट्स हैं। साथ ही साथ में जैसे जो लैंड के केस में भी आपने पढ़ा था, जो भी रेंट्स और प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र के बाद उस हाउस से मिल रहे हैं आफ्टर ट्रांसफ़र, ध्यान रखिएगा आफ्टर ट्रांसफ़र, ठीक है ना, वो भी आपके ट्रांसफ़री को ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है ना। इसी के साथ साथ में जो भी उसमें लॉक्स हैं, कीज़ हैं, उसकी विंडोज़ हो गई, ठीक है ना, या उसके कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि उसके परमानेंट यूज़ की हैं या परमानेंट उसका नेसेसरी पार्ट है, वो सारी उस हाउस के साथ में ट्रांसफ़र होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये जो आपका है लॉक्स नहीं है इस हाउस में, आपने हाउस ट्रांसफ़र कर दिया और ये बोल दिया कि जी मैं नल तो मैं उखाड़ के लेके जाऊंगा यहाँ से, या दरवाज़ा मैं निकाल के लेके जाऊंगा। हाउस मैं आपको दे रहा हूँ बट मैं ऐसे खिड़की निकाल के लेके जाऊंगा, ये निकाल के जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप हाउस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कंप्लीट उसके जो भी आपके बोलते नहीं, जो भी उसकी नेसेसरी पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें भी ट्रांसफ़र होंगी। अब बात करते हैं कि जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो कोई डेप्ट है, ठीक है ना, कोई डेप्ट है या कोई एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है ना, डेप्ट है या फिर एक्शनेबल क्लेम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी कोई डेप्ट है, डेप्ट पता है ना आपको कि जो प्रॉपर्टी पे कोई भी डेप्ट है, डेप्ट बोलते हैं ना कर्ज तरीके का जो है, ठीक है ना, कोई भार है उस पर, किसी भी कर्ज, किसी भी तरीके के कर्ज का भार है अगर, तो या फिर एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है ना, तो उस केस में जो भी सिक्योरिटीज़, ठीक है ना, सॉरी, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ होंगी ना, उसमें जो भी आपका सिक्योरिटीज़ उससे रिलेटेड होंगी वो भी आपका ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी डेप्ट की हम बात कर रहे हैं या जो भी क्लेम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना,
हाँ, जो भी हम डेब्ट्स और क्लेम की बात कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर उससे ही रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि वो जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किसी दूसरी उसमें भी आपने डेब्ट की तरह यूज़ किया हो, एक्शनेबल क्लेम की तरह यूज़ किया हो, तो ऐसा नहीं होगा। लिखा है ना, देखिए, एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर अदर डेब्ट्स। मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है ना, या आपने क्या करा, कहीं मॉर्गेज कर दिया, ठीक है ना, मॉर्गेज कर दिया, अब आप इसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक जगह नहीं, आपने दो जगह मान लीजिए इसे मॉर्गेज कर दिया। क्या कर दिया? दो जगह मॉर्गेज कर दिया, फाइन। और आप इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप, क्योंकि इस पे दो दो जगह का वो है, डेप्ट है, इस पे दो दो जगह का कर्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये आपका ट्रांसफ़र मुश्किल हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक जगह ही मॉर्गेज किया है, सिर्फ एक जगह ही मॉर्गेज किया है इसको, ठीक है ना, ये और कहीं मॉर्गेज नहीं है, मतलब एक ही का कर्ज है इस पर, तो ये आपका जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो जो भी आपने सिक्योरिटीज़ वगैरह डिपॉजिट की हैं, ठीक है ना, वो भी आपका ट्रांसफ़र होंगी, फाइन। अब बात करते हैं कि जहाँ पर क्या होगा, आपका मनी होगा, ठीक है ना, पैसे की बात आती है। अगर जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो प्रॉपर्टी वो क्या है, मनी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपका लीगल इंसिडेंस क्या होगा कि आपका देखिए, जहाँ पर क्या लिखा है आपका, वेयर द प्रॉपर्टी इज़ मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम। मतलब जहाँ पर आपका प्रॉपर्टी जो है वो मनी है, या फिर ऐसी ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जिससे इनकम जनरेट हो रही है, इनकम आप कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट होगा और जो भी इनकम होगी ना ट्रांसफ़र के बाद, वो सारी भी ट्रांसफ़र होंगी। तो ये आई होप कि सेक्शन 8 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 बात करता है ओरल ट्रांसफ़र की। किसकी बात करता है? ओरल ट्रांसफ़र की। तो ये कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो बिना किसी राइटिंग के भी हो सकता है, ठीक है ना। इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये क्या कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना वो ओरल तरीके से भी हो सकता है, बट उसमें कंडीशन ये है कि किसी भी लॉ में एक्सप्रेस तरीके से ये मेंशन ना किया गया हो कि इसके लिए राइटिंग रिक्वायर्ड है। मतलब अगर मान लीजिए लॉ में लिखा है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए राइटिंग ज़रूरी है, मतलब रिटर्न में होना, वो ट्रांसफ़र रिटर्न में होना ज़रूरी है, तो वो रिटर्न में ही होगा। पर अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो ओरल ट्रांसफ़र भी वैलिड होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका 7, 8 और 9 हो गया है। 10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फाइन। 11 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 12 की। टिल देन,